हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक ख़त्म किए थे BHU PET केमिस्ट्री 2021 पेपर का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। तो 71 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इन पोस्ट प्रेसिपिटेशन कंटामिनेशन। पोस्ट प्रेसिपिटेशन कंटामिनेशन में क्या होता है? इट मतलब इन पोस्ट प्रेसिपिटेशन कॉमा कंटामिनेशन डिक्रीजेस विथ टाइम, या कंटामिनेशन इंक्रीजेस विथ टाइम, या कंटामिनेशन रिमेन सेम, या कंटामिनेशन वेरीज एज को प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दो टर्म देखने को मिल रहा है, एक है पोस्ट प्रेसिपिटेशन, एक है को प्रेसिपिटेशन। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ से है? ये है क्वेश्चन एनालिटिकल केमिस्ट्री से। ये क्वेश्चन है एनालिटिकल केमिस्ट्री से, और उसमें से चैप्टर कौन सा है इसका? प्रेसिपिटेशन नाम का चैप्टर है, प्रेसिपिटेशन या फिर ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन नाम का चैप्टर में है ये। तो प्रेसिपिटेशन में हम लोग, ठीक है, प्रेसिपिटेशन मैं पीपीटी से नाम से बता रहा हूँ, उसमें हम लोग दो टर्म्स पढ़ते हैं। एक है हम लोगों के पास पोस्ट प्रेसिपिटेशन, एक क्या है? पोस्ट प्रेसिपिटेशन। एक है हम लोगों के पास को प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेशन। ठीक है, को प्रेसिपिटेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को प्रेसिपिटेशन क्या है समझते हैं ना, फिर हम लोग को ये डी वाला ऑप्शन समझने में आसान होगा। को प्रेसिपिटेशन में क्या बोल रहा है? सपोज ये हम लोग के पास बीकर है, इसमें कुछ सोल्यूशन है, ठीक है, और इसमें हम लोग का एनालाइट है, इसे हम लोग को प्रेसिपिटेट करना पड़ेगा। वही हम लोग का एम है ग्राविमेट्रिक एनालिसिस में। हम लोग उस प्रेसिपिटेट को मेजर करते हैं या फिर उसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को उसका एक प्रेसिपिटेट, एक हम लोग को उसका यहाँ पर नीचे फॉर्म करना पड़ेगा। तो इसमें क्या दिक्कत होता है कि ये जो हम लोग का सोल्यूशन है, जिसे हम लोग मदर लिकर बोलते हैं, इस सोल्यूशन में हम लोग का एनालाइट भी प्रेजेंट होता है और कुछ इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सपोज ये सब हम लोग का एनालाइट है, ओके, ये सब एनालाइट है और हम लोग के पास कुछ इम्प्यूरिटीज भी कुछ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर कुछ इम्प्यूरिटीज है। तो को प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? ये इम्प्यूरिटीज और ये एनालाइट एक साथ, ये दोनों एक साथ प्रेसिपिटेट करते हैं। ठीक है, ये दोनों एक साथ अपना प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। यानी कि जो ये प्रेसिपिटेट है, इसी के अंदर ये इम्प्यूरिटी भी है और ये इम्प्यूरिटी भी है और ये हम लोग का एनालाइट भी है, दोनों आपस में मिक्स हुए हैं। ठीक है, तो इनको सेपरेट करना उतना आसान नहीं होता है। इनको हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं? सेपरेट हम लोग इनको कर सकते हैं डाइजेशन प्रोसेस के जरिए। तो मतलब ये नॉर्मली ऐसे सेपरेट नहीं होते हैं। तो इनमें हम लोग क्या बोलते हैं, जो को प्रेसिपिटेशन है, ठीक है, यदि हम लोग इसे काफी देर तक छोड़ देते हैं सोल्यूशन में, तो क्या होता है ना, ये जो इम्प्यूरिटीज है, ये वापस चला जाता है सोल्यूशन में। ये होता है को प्रेसिपिटेशन में। ठीक है, इसको हम लोग जितना देर तक इसे हम लोग रखेंगे, ठीक है, मतलब इसमें हम लोग जितना टाइम बढ़ाएंगे, उतना ये इम्प्यूरिटी का चांस होता है, प्रोबेबिलिटी होता है सोल्यूशन में वापस जाने का, मदर लिकर में वापस जाने का। ये होता है को प्रेसिपिटेशन में। ठीक है, मगर पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या होता है, अब हम लोग ये समझ रहे हैं। पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? सिमिलरली ही एक हम लोगों के पास बीकर है, उसमें ऐसे एक सोल्यूशन है जिसे हम लोग मदर लिकर बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों के पास एनालाइट है, ये हो गया एनालाइट, और ये हो गया हम लोगों के पास कुछ इम्प्यूरिटीज। ठीक है, तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन, देखिए नाम से आपको पता चल रहा है। ठीक है, अच्छा, को प्रेसिपिटेशन नाम से आपको क्या पता चल रहा है? को प्रेसिपिटेशन यानी कि एक साथ। पोस्ट प्रेसिपिटेशन मतलब कि बाद में। ठीक है, तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होता है? पहले ये एनालाइट आता है, पहले ये एनालाइट अपना प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, ये पहले अपना एनालाइट अपना प्रेसिपिटेट बनाएगा ऐसे ऐसे करके, फिर इसके बाद जो ये हम लोग का
इम्प्यूरिटी है ये इसके ऊपर आता है और ये इसके सरफेस पर बैठ जाता है, ठीक है, ये इसके सरफेस पर बैठ जाता है। ये होता है पोस्ट प्रेसिपिटेशन, मतलब ये बाद में आके बैठता है इम्प्यूरिटी। और को प्रेसिपिटेशन में क्या है, दोनों साथ मिल जाते हैं, एकदम घुल मिल जाते हैं अच्छे से। और पोस्ट प्रेसिपिटेशन में ये बाद में आके बैठता है, इसीलिए ये आमतौर पर सरफेस पर ही पाया जाता है। तो इसमें हम लोग ये एडवाइस देते हैं कि पोस्ट प्रेसिपिटेशन में जितना आप इसे कम टाइम तक रख पाए उतना अच्छा है, ठीक है। इसमें हम लोग को टाइम घटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जितना हम लोग टाइम बढ़ाएंगे, यदि हम लोगों ने टाइम को बढ़ा दिया तब क्या होगा, ये और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ये इम्प्यूरिटीज आते रहेंगे, तो हम लोग का रिजल्ट बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। तो यदि हम लोग को सही रिजल्ट चाहिए तो फिर टाइम हम लोग को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन में जो कंटामिनेशन होता है, इन पोस्ट प्रेसिपिटेशन द कंटामिनेशन डिक्रीजेस विथ टाइम, मतलब जितना हम लोग टाइम बढ़ाएंगे उतना ये डिक्रीज होगा, नहीं, दिस इज रॉन्ग। इंक्रीजेस विथ टाइम, मतलब जितना हम लोग टाइम बढ़ाएंगे उतना ये इंक्रीज होगा, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। रिमेन सेम, नहीं सेम तो नहीं रहेगा, या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज तो होगा ही। वेरीज एज को प्रेसिपिटेशन, मतलब को प्रेसिपिटेशन जैसा इसका बिहेवियर होगा, नहीं, क्योंकि को प्रेसिपिटेशन में देखिए जितना हम लोग टाइम बढ़ाएंगे उतना इसमें इम्प्यूरिटीज पाए जाने का चांसेस घट जाएगा, क्योंकि ये वापस चले जाते हैं मदर डिकर में। लेकिन पोस्ट प्रेसिपिटेशन में जितना हम लोग टाइम बढ़ाएंगे उतना इसमें इम्प्यूरिटीज आ जाते हैं। इसीलिए हम लोग को इसमें क्या देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इंक्रीजेस विथ टाइम, ठीक है। इन पोस्ट प्रेसिपिटेशन कंटामिनेशन इंक्रीजेस विथ टाइम, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी ओनली, ठीक है। कोई और ऑप्शन इसमें नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी ओनली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, इसे आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। इस पे हमेशा मैं फोकस कर रहा हूं, आपको भी हमेशा फोकस करना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अच्छा, ये जब आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कहाँ से है, इट इज फ्रॉम सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट आपको पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड स्टेट से सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें से भी ये कौन से पोर्शन का क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम डिफेक्ट्स, ठीक है। डिफेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं जैसे फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट वगैरह, ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वगैरह। तो इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहला पूछ रहा है ZnS is a crystal in which Frankel defect appear, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको लग सकता है कि ये वाला फॉल्स है, क्यों, क्योंकि ZnS को हम लोग आमतौर पर किससे एसोसिएट करते हैं, आमतौर पर हम लोग एसोसिएट करते हैं इसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू कैटायन एक्सेस, ठीक है, ड्यू टू कैटायन एक्सेस, है ना। इसमें क्या हो जाता है कि कैटायन ज्यादा हो जाता है, उससे हम लोग एसोसिएट करते हैं ZnS को। मगर ZnS फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, ठीक है, ZnS फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो गया है ट्रू। Next, Frankel defect appears in crystals in which negative ions are larger than positive ions. Schottky defects are responsible for conduction of electricity in crystals. Frankel defects are not responsible for phenomena of diffusion in solids. चलिए इनको मैं आपको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि फ्रैंकल डिफेक्ट कैसा होता है, शॉटकी डिफेक्ट कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ सर्कल्स बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे करके हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब इनमें सपोज कीजिए कि लगातार मतलब ऑल्टरनेट में पॉजिटिव नेगेटिव करके फिल कर देता हूँ मैं।
ठीक है, ताकि आपको समझाने में थोड़ा सा आसानियत रहे, इसलिए मैं आपको डिफेक्ट्स बनाकर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब सपोज कीजिए हम लोग देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, और ये हम लोग देखते हैं शॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लेना। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें ये जो एक हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से हट जाता है, गायब हो जाता है, और गायब होके, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच पे एक थोड़ा सा ना पोर्शन रहता है। ठीक है, ऐसे करके इनका एक फ्रेमवर्क रहता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, यहाँ पर ये कैटाइन आके बस जाता है। और शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, इनमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। ठीक है, सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस मिस होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इनके फीचर्स बताता हूँ। देखिए, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ये जो पॉजिटिव मतलब ये जो कैटायन और एनायन, इनके बीच का जो साइज डिफरेंस होता है, दैट इज वेरी वेरी हाई। और इनमें भी आमतौर पर जो ये एनायन होता है, एनायन का साइज ज्यादा होता है। और ये जो शॉटकी डिफेक्ट है, शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, ये जो कैटायन एंड एनायन, इनके बीच में साइज डिफरेंस, ठीक है, इनके बीच का साइज डिफरेंस ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, ये एक फर्क होता है। ठीक है, तो वो जो एक स्टेटमेंट था, इन फ्रैंकल डिफेक्ट द एनायन हैज, ठीक है, ये वाला, इन फ्रैंकल डिफेक्ट appear in crystals with negative ions are much larger than positive ions। ठीक है, नेगेटिव आयंस मतलब एनायंस, और मच लार्जर देन पॉजिटिव आयंस मतलब कैटायंस। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अच्छा, शॉटकी डिफेक्ट में देखिए क्या होता है, क्योंकि शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कि ये जो आयंस है ये अपने पोजीशंस छोड़कर चले जाते हैं। तो ये सब साइट्स क्या होते हैं, ये सब साइट्स हो जाते हैं वैकेंट साइट्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें क्या होता है, वैकेंट साइट्स प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि इनमें वैकेंट साइट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए, ठीक है, इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो मोर इजीली इनमें मतलब इनके थ्रू मूव कर पाता है। क्योंकि इसमें वैकेंट साइट प्रेजेंट होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से मूव कर सकता है। इसीलिए इनमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर इसका स्टेटमेंट, इन शॉटकी डिफेक्ट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन क्रिस्टल्स। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो हाई। क्यों? क्योंकि इनमें वैकेंट साइट प्रेजेंट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली यहाँ से मूव कर सकते हैं। इसीलिए ये होता है, ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू होता है। इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को क्या दिखा कि 3 स्टेटमेंट्स तो हो गए हम लोग के ट्रू। ठीक है, तो चौथा स्टेटमेंट डेफिनेटली नॉट करेक्ट होगा, तो ये डेफिनेटली फॉल्स होगा, और यही हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर फेनोमेना ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। यानी कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेनोमेना ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण क्या होता है, सॉलिड्स में डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि ये ZNS वाला क्रिस्टल आपको बहुत टेम्प्ट करेगा कि ऑप्शन 1 होना चाहिए, क्योंकि वो तो फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं है, वो हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं कि उसमें क्या होता है, हमेशा से पढ़ते हैं,
वो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इसलिए हम लोग का फ्रैंकेल डिफेक्ट पर उतना ध्यान नहीं जाता है फॉर ZNS, इसीलिए थोड़ा सा टेम्पटिंग ऑप्शन होता है, इसीलिए इससे हमेशा बचकर रहिएगा। ठीक है, अब तो मैंने आपको सॉल्व भी करवा दिया है, सो नो वरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ये आपको शायद से देख के थोड़ा सा डर लग जाए कि इतना बड़ा सा ये क्या कुछ फॉर्मूला दे दिया है, क्या ही है, मे भी थोड़ा सा डर लग जाए, है ना, आपको टाइम कम लगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को पढ़िएगा, यदि नहीं लगता है, यदि आसान नहीं लगता है तो छोड़ देना, और यदि कर सकते हैं तो जरूर करके आइएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या पूछा है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही फर्स्ट लाइन ही आपको पढ़ के क्या समझ आ रहा है, ये क्वेश्चन है कहाँ से, क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है, ये है क्वांटम केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z। ठीक है, हाइड्रोजेनिक एटम मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, इसका मतलब है हाइड्रोजन लाइक एटम। इनमें क्या होता है, यदि Z का वैल्यू ये है, ठीक है, Z का वैल्यू ये है, वेयर A इज द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस फॉर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, A0 क्या है, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, इसको हम लोग बोर रेडियस भी बोलते हैं। एक्सप्रेशन फॉर मोस्ट प्रोबेबल रेडियस एट विच एन इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड, विल बी। ठीक है, तो यदि कोई भी ऐसे ये A0 क्या है, A0 इज फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, और हम लोग को बोल रहा है कि कोई भी और एटम जो कि हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है Z, उसके लिए ये वैल्यू क्या होगा, जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस रेडियस है, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वही होता है मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। वो क्या होगा, इसे आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वगैरह का कंसेप्ट यूज करते हैं, इसमें डिफ्रेंसिएशन वगैरह वगैरह करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उतना मैं यहाँ पर करवाने नहीं वाला हूँ, तो आपको बहुत बोरिंग लग जाएगा। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखना, ठीक है, कि एक तो देखिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है जो आपको याद रहना चाहिए कि A0 है। ठीक है, यदि हाइड्रोजन के लिए A0 है, तो यदि हाइड्रोजन लाइक होगा तो उसके लिए भी A0 बाई समथिंग होगा, या फिर A0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग होगा, ऐसे टाइप का कुछ होगा ना। तो ये वाला जो ऑप्शन है कि Z बाई A0, ये तो कभी भी नहीं होगा, या फिर ये है Z बाई A0 स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, या फिर Z बाई A0, ये भी नहीं होगा, है ना। तो ये सब ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, ये तो पहले आपको एलिमिनेट कर देना है। अब आपको सोचना है कि A0 बाई Z होगा या A0 बाई Z स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये होगा A0 बाई Z। ठीक है, इसको आप कुछ कर नहीं सकते, ये आपको याद रखना ही होगा, ये होगा A0 बाई Z। ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस एट विच इलेक्ट्रॉन विल बी फाउंड फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, ये होगा A0 बाई Z। और Z क्या है इसमें, इसका Z इसका है एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो यदि ये हाइड्रोजन हुआ तो Z हो जाएगा 1, तो फिर ये वैल्यू हो जाएगा A0। यदि ये हीलियम हुआ तो Z हो जाएगा 2, और ये वैल्यू हो जाएगा A0 बाई 2। ऐसे कर करके आप बाकी ऑप्शंस भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट स्टेट। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजेनरेट स्टेट है। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट पढ़ना होगा, डीजेनरेसी। ठीक है, डीजेनरेसी। ठीक है, आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना होगा कि इसमें क्या बोलता है। ठीक है, जो इसमें सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हम लोग ऑर्बिटल डीजेनरेसी पढ़ेंगे, तो एस ऑर्बिटल में तो डीजेनरेसी पढ़ना ना पढ़ना कोई मतलब नहीं बनता। एस के बाद होता है पी ऑर्बिटल्स। ठीक है,
तो p सबशेल में हम लोग के पास 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। तो इसमें बता रहा है सपोज हम लोग के पास कॉन्फ़िगरेशन है p1, ठीक है, तो हम लोग के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखिए इसे हम लोग ऐसे देख सकते हैं, है ना। या तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो सकता है ना। मतलब या तो एक इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन px में हो, या फिर या तो py में हो सकता है, या तो pz में हो सकता है। तो उसके लिए ऐसे 3 कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है। यानी कि इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं कि डीजेनरेसी इज इक्वल्स टू 3, है ना। इसी तरीके से हम लोग क्या देख सकते हैं कि यदि सपोज हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन है P2, तो P2 के लिए कौन कौन सा कौन क्या क्या पॉसिबल होगा, देखिए, है ना। ये है px, py एंड pz, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही कर करके आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। फिर ये यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें भी आपको 3 पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी डीजेनरेसी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो P1 में भी आपको 3 डीजेनरेसी दिख रहे हैं, P2 में भी आपको 3 डीजेनरेसी दिख रहे हैं। मगर यदि मैं बता देता हूं कि आपको P3 है, तो P3 में आपको बस एक ही कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है ना। P3 में आपको दूसरा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों ही ऑक्युपाई हो गए हैं, है ना। क्योंकि डिजेनरेसी का कंसेप्ट क्या था कि एक बार एक इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन में रहेगा, एक बार इसमें रहेगा, एक बार इसमें रहेगा। इसमें भी देखिए, या तो इसमें रह सकता है ना, या फिर इसमें रह सकता है, या फिर इसमें रह सकता है। ऐसे मतलब कि ये कंसेप्ट था डिजेनरेसी का। लेकिन यदि तीनों के तीनों ऑक्युपाइड हो गए हैं, तो आप किसको हटाएंगे, मतलब यदि आप किसी को हटा के दूसरा भी लगा रहे हैं तो आपको सेम ही दिखेगा हर बार। इसीलिए इसमें कोई डिजेनरेसी प्रेजेंट नहीं होता है, और इसका डिजेनरेसी का वैल्यू होता है 1, ठीक है। प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि इसका एक ही टाइप का बस पॉसिबल, इसलिए इसका डिजेनरेसी का वैल्यू होता है 1, ठीक है। और क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डिजेनरेट है, ठीक है। नॉन डिजेनरेट मतलब जिसमें डिजेनरेसी का वैल्यू होगा 1, वो बताना है। ये देखिए क्या है, P1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका तो डिजेनरेसी 3 है, तो ये तो नहीं होगा। ये भी देखिए P1 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका भी डिजेनरेसी 3 होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए P2 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका भी डिजेनरेसी 3 होगा, है ना। ये भी P2 है, ये P1 है, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। मगर इसमें देखिए ये P3 कॉन्फ़िगरेशन है, और इसमें डिजेनरेसी इसमें होगा 1, इसीलिए ये होगा हम लोग का सही आंसर, ये होगा सही आंसर। अच्छा, इसके साथ थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको P3 तक तो बता दिया है, यदि सपोज P4 होता है तब क्या करेंगे, तब भी आसान है। देखिए P4 होगा तो, है ना, देखिए ये 3 तो आपके पास हमेशा रहेंगे ही। जो चौथा वाला है वो क्या करेगा, एक बार यहाँ रहेगा, है ना। फिर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। P4 ये P3 तक हो गया। अब P4 में देखिए चौथा वाला एक बार यहाँ पर Px में रहेगा, एक बार Py में रहेगा, एक बार Pz में रहेगा, एक बार Px, एक बार Py, एक बार Pz, ठीक है। तो ऐसे करके ये रहेगा। ये हो गया है P4 कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अब P5 करेंगे, P5 करेंगे तो एक बार यहाँ 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 ऐसे करके रहेगा। और इसी तरीके से आप D1 कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हैं। D1 में क्या होगा, आपके पास 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये किसी में भी रह सकता है, तो यहाँ पर इसका डिजेनरेसी हो जाएगा 5, यहाँ पर इसका डिजेनरेसी हो जाएगा 3,
तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली यदि ये P6 हो गया तो फिर से क्या होगा, ये भी ऑक्यूपाइड, ये भी ऑक्यूपाइड, तो फिर से डिजेनरेसी 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली डी सबशेल में भी देखेंगे D5 या D10 हो जाएगा तो नो डिजेनरेसी प्रेजेंट होगा। तो ऐसे करके हम लोग इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक हम लोग को रिएक्शन बताया गया है, ठीक है। और इसके नीचे हम लोग को इसका टाइप बताना है, ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आमतौर पर हम लोग को जो भी रिएक्शन दिखता है, ठीक है, जो भी हम लोग को रिएक्शन दिखता है उसके दो कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। या तो वो एडिशन रिएक्शन है या तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन में या तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो या तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो। सब्स्टिट्यूशन में भी या तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो या तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। अब हम लोग को देखिए, एक बात तो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड, है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आया है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, ठीक है ना। एडिशन और सब्स्टिट्यूशन के बीच का तो आपको फर्क पता ही होगा, है ना। तो यहाँ पर एडिशन हुआ है, एडिशन हुआ है मतलब ये सब्स्टिट्यूशन वाले दोनों के दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए हैं। आपको ऐसे करके अप्रोच करना होगा। अब आपको देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। सबसे पहले आपको इन दोनों एडिशन का एक मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए कि इन दोनों एडिशन में क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म देखिए, ठीक है। मैं आपको C डबल बॉन्ड C का ही मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सपोज कीजिए C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। अब इसमें हम लोग के पास एक मॉलिक्यूल है, मे बी XY, ठीक है, जहाँ X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Y के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसमें हम लोग X माइनस के साथ ट्रीट करेंगे, तो X माइनस के साथ ट्रीट करेंगे तो ये X माइनस आके कार्बन पर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग के पास एक कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए C बॉन्ड C, यहाँ पर आ गया X, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज और ये आ गया। और फिर इसके ऊपर आएगा Y पॉजिटिव, ठीक है। तो Y पॉजिटिव में क्या होगा, ये वाला उठ करके इसको अटैक करेगा Y पॉजिटिव को, और हम लोग का ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, C बॉन्ड C, है ना। यहाँ पर आ जाएगा X, यहाँ पर आ जाएगा Y। अब सिमिलरली यदि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को देखें, ठीक है, सिमिलरली यदि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें भी वैसे ही C डबल बॉन्ड C होता है और इसमें भी ऐसा ही X माइनस वाई प्लस रहता है। इसमें क्या होता है, ये Y प्लस के साथ पहले रिएक्शन होता है, ये डबल बॉन्ड उठ करके Y प्लस को अटैक करता है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, C बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा Y, यहाँ पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, फिर इसके बाद यहाँ पर आता है X माइनस, तो फिर ये X माइनस आकर के इस कार्बन को अटैक करता है, और फिर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा C बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा Y, यहाँ पर आ जाएगा X, और मतलब ओवरऑल आपको प्रोडक्ट दोनों में सिमिलर सही मिलेगा, बस इनके मैकेनिज्म में थोड़ा सा फर्क है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग का रिएक्शन था उसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसे आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, है ना। हम लोग का रिएक्शन क्या बताया गया था, वो था इथाइन, सॉरी हाँ इथाइन, ठीक है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस दिया था हम लोगों के पास CH3OH, मतलब अल्कोहल है, ये है मिथेनॉल, और उसके साथ हम लोग को दिया था CH3ONA, है ना, यानी कि ये एक बेस की तरह एक्ट करेगा। और एक था हम लोग के पास हीट, देख लीजिए यही हम लोग को रिएक्शन बताया गया था, ठीक है।
देखिए CH3OH CH3ONA। अब हम लोग को इसे अच्छे से जज करना पड़ेगा कि इसमें से क्या रिएक्शन होगा। देखिए सबसे पहले ये क्या करेगा, इट विल एक्ट एज ए बेस। ठीक है, ये जो CH3ON है दिस विल एक्ट एज ए बेस। ठीक है, ये क्योंकि एक बेस है तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना, और Na+ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये तो ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहेगा, तो प्रोटॉन कहाँ पर है, देखिए एक तो इसके पास एक प्रोटॉन है, एक तो इसके पास एक प्रोटॉन है। ठीक है, अब इस वाले प्रोटॉन को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये sp3 कार्बन है, इसका ये प्रोटॉन बहुत ही लेस एसिडिक है, ये मतलब उतना अच्छे से रिमूव नहीं होता है। और ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन करे सेम एक ही बात है। तो इसमें देखिए ये क्या है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसीलिए ये वाला जो प्रोटॉन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसका एसिडिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन है इट इज अटैच टू ऑक्सीजन sp3, है ना, तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो और भयंकर है, क्योंकि हम लोग को ये पता है कि O- ज़्यादा स्टेबल है किससे, ट्रिपल बॉन्ड C- से। ठीक है, तो इसीलिए ये जो O- है ये इस हाइड्रोजन को नहीं एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ से क्या फॉर्म होगा, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस यहाँ पर हम लोग के पास क्या बच जाएगा, CH3O- बच जाएगा। ठीक है, और ये O- अब क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ से ये चार्ज इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या फॉर्म होगा, देखिए यहाँ पर CH नेगेटिव डबल बॉन्ड CH और OCH3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, अब ये जो एक CH3OH बना ना यहाँ से, है ना, ये CH3O- था, एक प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया, या तो इससे ये ले लेगा या तो हम लोग के पास सॉल्वेंट है वाटर। ठीक है, वाटर क्या है H2O, तो ये क्या कर सकता है H2O से भी ले सकता है। ठीक है, ये क्या करेगा यहाँ से, ठीक है, ये क्या करेगा इससे इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर क्या बना देगा CHH CH COCH3, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर क्या था, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज था, यानी कि पहले क्या क्या इसमें कौन रिएक्ट किया, इस CC डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर पहले अटैक किया इस पर एक न्यूक्लियोफाइल, फिर उसके बाद ये अटैक करवाया गया एक इलेक्ट्रोफाइल पर, मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर अटैक कर। इसीलिए तो क्योंकि इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में भी पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता था, इसीलिए ये जो हम लोग का क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा रादर देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पर हम लोग को मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। ठीक है, तो कॉलम है, दोनों के बीच में हम लोग को मैच करना है। यहाँ पर पूछ रहा है एक्यूरेसी, प्रिसीशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर है नंबर ऑफ डिजिट्स, एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मे बी आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उस वक्त एग्जाम में याद नहीं है, तब भी आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको क्या याद आना चाहिए, ये नंबर ऑफ डिजिट्स से कुछ रिलेटेड है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि सी का हो जाएगा 1, सी का है 1, C1 एंड C1, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो डेफिनेटली नहीं है, ये तो डेफिनेटली नहीं है। इतना आपको कॉन्फिडेंट तो होना ही पड़ेगा अपने आंसर्स को लेकर, उतने अच्छे से आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हम लोग हमेशा किससे रिलेट करते हैं, एरर से रिलेट करते हैं। ए का हो जाएगा 2। ठीक है, इनमें देखिए ए का 2 है, ए का 2 है,
अच्छा, प्रिसीशन को हम लोग किससे रिलेट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन से। ये भी आपको याद होना चाहिए, प्रिसीशन को हम लोग रिलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो बी का हो गया है 3, बी का 3, इसमें बी का 3 नहीं है तो ये वाला भी ऑप्शन कैंसल आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। और ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम लोग सीवी के टर्म्स में जानते हैं और ये होता है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इज इक्वल्स टू S बाई एक्स बार इंटू 100, है ना। S क्या होता है इसमें से? स्टैंडर्ड डेविएशन, और इंटू 100, फिर ये हम लोग का परसेंटेज में निकलता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको एक्यूरेसी देखना है तो आपको क्या देखना है? एरर या फिर रिलेटिव एरर। जब भी आपको प्रिसीशन देखना है, ठीक है, एक्यूरेसी में हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं रिलेटिव एरर को। जब भी आपको प्रिसीशन देखना है, आपको देखना है स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम लोग S या फिर सिग्मा से डिनोट करते हैं, या फिर RSD मतलब रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV। इसमें हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो इन बातों पर आपको ध्यान रखना है और आप सॉल्व करते रहिए अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया है। Which of the following is equivalent to 23 ppm of Na2CO3? ठीक है, 23 ppm की इक्विवेलेंट क्या है? 0.23 ppb, 0.23 pp, 0.023 या 230 या फिर 2300 ppm। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ से Na2CO3 को अपने विजन से हटा दीजिए, इससे कुछ भी रिलेशन नहीं है, इसको काट के उड़ा दीजिए। आपको देखना है ये 23 ppm और आपको देखना है ये ppb। इनके बीच में आपको रिलेशन देखना है। ठीक है, इसको आपको ऐसे ही अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पता होगा ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻6। सिमिलरली ppb होता है पार्ट्स पर बिलियन, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻9। एंड सिमिलरली होता है ppt, which is equals to parts per trillion, which is equals to 10⁻⁻12। So ये आपका रिलेशन होता है कि ppb, ppm, ppb एंड ppt। ठीक है, इनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम लोग 2 यूनिट लेते हैं, एक है ग्राम्स और एक है मिलीग्राम्स। इसको यदि हम लोग किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg, मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 kg। और इनके बीच का हम लोग को रिलेशन पता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम। यानी कि यदि हम लोग लिखते हैं, इनके बीच का रिलेशन है 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। यानी कि यदि मैं लिखता हूँ 1 ग्राम, दैट वुड बी इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स। ठीक है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स। सिमिलरली आप ये देखेंगे ppm और ppb के बीच का रिलेशन भी कुछ ऐसा है। यानी कि इससे हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं कि 1 ppm इज इक्वल टू 10⁻³ ppb, which is equals to 10⁻⁶ ppt। ठीक है, ये इनके बीच का रिलेशन होगा। अब यहाँ पर हम लोग को बताया गया कि 23 ppm है, तो 23 ppm होगा तो ये हो जाएगा 23 इंटू 10⁻³ ppb, यानी कि ये होगा 23,000 ppb। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये 2300 नहीं 23,000 होगा। तो करेक्ट आंसर है इनमें से 23,000, ये होगा करेक्ट आंसर। इसका आंसर होगा 23,000। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन से बहुत केयरफुली हैंडल करना है। AlCl3 exists as dimer in non-polar solvent and as AlH2O6 3+ in aqueous solution। यह है इसका assertion।
रीजन क्या है, Al3+ हैज हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। AlCl3, ठीक है, ये मॉलिक्यूल में क्या है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसका सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या फॉर्म करता है, एक डाइमर फॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, एक डाइमर फॉर्म करेगा। कैसे, देखिए AlCl, ठीक है, AlCl3, यहाँ पर भी क्या होगा, एक यहाँ पर भी एक AlCl3 फॉर्म होगा। ठीक है, और ये जो Cl है इसके पास एक लोन पेयर है, ये इसको यहाँ डोनेट कर देगा, इस Cl के पास भी एक लोन पेयर है, ये इसको यहाँ डोनेट कर देगा। तो ऐसे करके एक डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, और उसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम का। लेकिन यदि ये एक्वस सोल्यूशन में आता है, यानी पानी के कांटेक्ट में आता है, तब कैसा रिएक्शन होता है, देखिए AlCl3 प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पर NH2 ले लीजिए, 6H2 ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए। इसमें क्या होता है, ये वाटर क्या करेगा, ये वाटर इस क्लोरीन को इसके जगह से हटा देता है और ये फॉर्म कर देता है यहाँ पर AlH2O6 3+ का एक कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर 3Cl-, या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं AlH2O6 और इधर 3Cl। ठीक है, ऐसे भी आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है। और फर्दर यदि आप इसको कोई एल्कली से यदि आप इसको फर्दर ट्रीट कर देते हैं, मे बी NaOH, तो यहाँ पर AlOH का यहाँ पर फिर कॉम्प्लेक्स वगैरह बन जाता है। ठीक है, AlOH3 वगैरह का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो और इसका रीजन क्या है कि क्यों ये H2O के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है एल्यूमिनियम, इसका रीजन भी सही बताया गया है कि इट हैज अ हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एल्यूमिनियम के पास हाई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है। इसका रीजन क्या है, एक तो देखिए एल्यूमिनियम का साइज छोटा है, ऊपर से इसमें चार्ज क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका जो चार्ज है वो भी ज़्यादा है। और ये हम लोग को क्या पता है कि ये जो चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी यानी कि ये होगा आपका साइज और चार्ज का रेशियो होता है। ये जितना ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम में ये ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या होगा, देखिए साइज बाय चार्ज। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। तो उतना ही इसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम में इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए इसमें पानी जो है वाटर ये क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, रीजन। ठीक है, तो बोथ A and R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो ये वाला हम लोग का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an important advantage of a double beam spectrophotometer over a single spectrophotometer is that it permits cancellation of slow variation of power source. It requires the same light source for UV visible and IR radiation. It can be used in conjunction with multiple detector systems. A greater range of wavelength can be used. ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डबल बीम क्या होता है। अब जब डबल बीम है तो सिंगल बीम भी होगा। ठीक है, सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ना। तो एक हम लोग के पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, एक ऐसा सा एक कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें एक चेम्बर रहता है। इस चेम्बर के अंदर हम लोग एक क्यूवेट को इंसर्ट करते हैं और फिर उसमें से हम लोग अपना यहाँ से लाइट को पास करते हैं और फिर उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यदि हम लोग एक क्यूवेट को इंसर्ट करते हैं इस चेम्बर में तो ये हो जाता है सिंगल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और यदि हम लोग इसमें 2 क्यूवेट को इंसर्ट करते हैं तो
इसको हम लोग बोलते हैं डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, यदि हम लोग सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर करते हैं तो उसका प्रोसीजर थोड़ा ज़्यादा लेंदी होता है और उसमें एरर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। मतलब उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग इसमें पानी को डालेंगे, ठीक है, एक बार हम लोग इसमें पानी डालेंगे, उसका हम लोग सब कुछ मेजरमेंट वगैरह लेंगे, फिर उसको हटाकर फिर हम लोग इसमें अपना एनालाइट को डालेंगे, फिर उसका हम लोग मेजरमेंट लेंगे, फिर इस एनालाइट में से हम लोग पानी का रीडिंग को माइनस करते हैं, या फिर इस पानी के रीडिंग को हम लोग 0 में सेट करके फिर एनालाइट का रीडिंग को लेते हैं। ऐसे करके हम लोग करते हैं। मगर यदि हम लोग के पास डबल बीम हुआ है ना, तो दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में मतलब सेम सोर्स से ही दोनों के पास लाइट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी हम लोग का कंडीशंस है वो सेम है। ठीक है, तो ये जो कैंसिलेशन होगा वाटर वाला, जो रिजल्ट से जो कैंसिलेशन होगा एनालाइट माइनस वाटर, तो वो कैंसिलेशन बहुत अच्छे से होगा, इसलिए हम लोग का रिजल्ट बहुत ज़्यादा सही आएगा। ठीक है, ये एडवांटेज होता है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। ठीक है, तो इसमें देखिए जो बी ऑप्शन है, इट रिक्वायर्स सेम लाइट सोर्स फॉर यूवी विजिबल एंड आईआर रेडिएशन। इट रिक्वायर्स सेम लाइट सोर्स, तो मतलब रिक्वायरमेंट ही यदि हो रहा है डबल बीम से, तो ये कोई मतलब एडवांटेज कैसे हो सकता है, तो ये तो ऑप्शन गया। नेक्स्ट, इट कैन बी अलाउड इन कंजंक्शन विथ मल्टीपल डिटेक्टर सिस्टम्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, मल्टीपल डिटेक्टर सिस्टम्स नहीं होता है, एक ही डिटेक्टर होता है। इट परमिट्स कैंसिलेशन ऑफ स्लो वेरिएशन ऑफ पावर सोर्स। इस पर अच्छे से ध्यान दीजिए। यदि सपोज कीजिए हम लोग के पास जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें कुछ वेरिएशन होता है पावर का, है ना, यदि कभी ज्यादा पावर आ गया तो ज्यादा लाइट आएगा, कभी कम पावर आया तो मे भी कम लाइट आए, में भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो यदि हम लोग अलग अलग करके करें तो मे भी हो सकता है कि पानी के टाइम में पावर सोर्स का मतलब वहाँ पर ज्यादा पावर था और एनालाइट के केस में थोड़ा कम पावर था, तो दोनों में वेरिएशन आ जाएगा, तो रिजल्ट थोड़ा सा एरेनियस हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग दोनों को साथ साथ में लेते हैं तो चाहे पावर ज्यादा हो चाहे पावर कम हो, दोनों का ही रिजल्ट मतलब हम लोग को बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दोनों को ही हम लोग सेम कंडीशन में रख रहे हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट बहुत सही है, अच्छा एडवांटेज है। डी स्टेटमेंट, अ ग्रेटर रेंज ऑफ वेवलेंथ कैन बी यूज। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वेवलेंथ तो हम लोग वही यूज कर सकते हैं, मतलब सेम रेंज ही यूज करेंगे चाहे सिंगल बीम हो या डबल बीम हो। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ज्यादा रेंज हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे। तो हम लोग का आंसर होगा ओनली ए, ओनली ऑप्शन ए, ये होगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। इसमें क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है। ऑर्गेनिक में भी देखिए ये है पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये है हम लोग के पास कौन सा मॉलिक्यूल, इसे हम लोग नाम देते हैं नेप्थलीन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, नेप्थलीन। नेप्थलीन में क्या करवाया गया है, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, फिर इसमें जिंक और वाटर। देखिए ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, जैसे हम लोग ओजोनोलिसिस पढ़ते हैं ये वैसा ही टाइप का रिएक्शन है। सबसे पहले तो ये आ गया हम लोग के पास नेप्थलीन। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले देंगे O3। O3 देने के बाद ये कैसा आ जाएगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर ये कुछ आएगा इस तरीके का। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन और यहाँ पर भी आ जाएगा ऑक्सीजन। मतलब जहाँ जहाँ भी डबल बॉन्ड था वहाँ वहाँ ऑक्सीजन आ गया इस वाले रिंग में। फिर इसके बाद जब हम लोग देंगे इसमें Zn और H2O, Zn और H2O देंगे तब इसमें क्या कन्वर्ट होगा, ये भी आपको पता है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO। इधर भी आ जाएगा CHO, है ना। और इसका एक शॉर्टकट भी आपको पता ही होगा क्या होता है, ये है हम लोगों के पास 2 बेंजीन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यदि ओजोन के साथ और ZnH2O के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, मतलब
फाइनली हम लोग को प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा। ये है हम लोग के पास बेंजीन रिंग, यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, एक यहाँ पर एल्डिहाइड, यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, एक यहाँ पर एल्डिहाइड, और एक ये वाला एक स्ट्रक्चर आएगा, यानी कि CHO बॉन्ड CHO। ये इसके साथ हम लोग को एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर मिलेगा। तो ये होता है ओवरऑल रिएक्शन। तो इस हिसाब से हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 80 तक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।